हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 13 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। ये 11 दिसंबर को मनाया गया। ग्लेशियर पहाड़ों और उनके बाहरी पानी भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये इसकी थीम थी। अभी हाल ही में भारत में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण अभियान शुरू किया गया है, जिससे 700 मिलियन टन से ज़्यादा का भंडारण स्टोर किया जा सके अनाजों का। आंद्रेज बाबिस एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं चेक गणराज्य के, चेक रिपब्लिक के, जो कि एक यूरोपियन देश है। और अभी हाल ही में भारत ने तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेज़बानी करने की घोषणा की है। ये आयोजित किया जाएगा भारत में, चेन्नई में। ठीक है, तीसरी बार आयोजित किया जाएगा लगातार। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए एक महोत्सव मनाया जाता है। ये महोत्सव असम में मनाया जाता है। नाम है इसका चराई चुंग महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना। टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को चुना गया है। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ये टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 100 विकेट प्लस लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और दुनिया में ये 7वें हैं। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का शुभारंभ थाईलैंड में किया गया। और इंडिया एआई मिशन है ये। इंडिया एआई मिशन और आईआईटी मद्रास के द्वारा ग्लोबल एआई सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया चेन्नई, तमिलनाडु में। वहीं सीआर पाटिल ये केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने सुजलाम भारतीय ऐप का शुभारंभ किया। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं ये। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में आपको एमजेटी ऐप पर दी जाती है। एमजेटी ऐप जाइए, ओपन कीजिए, वहीं से फ्री में डेली, वीकली, मंथली सब पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्विज भी सबकी मिल जाएगी। ठीक है, और संकल्प बैच वाले जो हैं उनके लिए क्विज तैयार रहें। उनके लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज क्विज डालनी शुरू हो गई है। 1-2 दिन में बहुत सारी क्विज आपको मिलने वाली है, तो बिल्कुल तैयार रहिए आप लोग। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दी जाती है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, रात को 9 बजे पीडीएफ डिटेल में डाउनलोड कीजिए। पहला क्वेश्चन आज का, भारत का पहला जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट किस पोर्ट पर शुरू किया गया? तो भारत का पहला जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट जो है ये कांडला पोर्ट पर, जो कि दीनदयाल पोर्ट के नाम से ऑफिशियली जाना जाता है, वहां पर ये स्थापित किया गया है। कांडला पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में। तो कांडला पोर्ट में भारत का पहला, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन टग प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है और ये ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत पहल शुरू करके बनाया गया है। इसका मेन पर्पज है कि 2030 तक भारत को ग्रीन शिप बिल्डिंग का ग्लोबल हब बनाया जाए। अब इसका उद्घाटन किसने किया? जो केंद्रीय जहाज रानी मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने। ठीक है, जलमार्ग और जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये पूरी तरीके से ग्रीन टग के स्टील कटिंग ये समारोह की उद्घाटन किए हैं। अब इसमें इसकी क्षमता की बात करें तो प्रतिवर्ष लगभग 140 मीट्रिक टन जो है हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन का ये उत्पादन करेगा और उस ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी से हम लोग बहुत सारे रूप में, ईंधन के रूप में उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो कांडला पोर्ट गुजरात पर स्वदेशी रूप से बनाया गया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ ये किया गया है। ठीक है, 1 मेगावाट इसकी क्षमता है। हाल ही में द बैंकर पत्रिका के द्वारा किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक की मान्यता मिली है? भारत में बेस्ट बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बता रहे हैं द बैंकर। द बैंकर मैगजीन ने एक रिपोर्ट जारी की है, एक लिस्ट जारी की है रैंकिंग इस साल की, और इस साल का सबसे बेस्ट बैंक, सब सुविधा, कस्टमर के हेल्प के मामले में, कस्टमर सर्विस के मामले में और बाकी अपने फीचर्स, अपने ऐप, उनके फैसिलिटी की वजह से ये बेस्ट बैंक चुना गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा आप सब जानते हो कि ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है, यानी पीएसबी है, भारत सरकार की बैंक है। ये टोटल जो 12 सरकारी बैंकें हैं भारत की, उनमें से एक है। क्षमता के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो बैंक है वो एसबीआई है भारत में। उसके बाद दूसरे नंबर पर पीएनबी का नंबर आता है। तीसरी बैंक यही है जो सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है, तीसरे नंबर पर, तीसरी दूसरी होती रहती है, पहले तो एसबीआई झंडा गाड़े खड़ा ही है। तो खैर, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है बीओबी, जिसमें देना बैंक और विजया बैंक भी विलय हुआ था 2019 में, अगर आपको याद हो तो। इस बैंक ने अभी उत्कृष्टता, नवाचार और बैंकिंग इंडस्ट्री में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। किस रीजन में जीता है? तो ये ना सिर्फ एशिया में बल्कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, यानी एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत श्रेणी में ये जीता हुआ है।
तो ये याद रखना, कैटेगरी भी पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल टाइम मैगजीन ने ये पुरस्कार, ये मतलब इसके प्रकाशन में ये दिया है द बैंकर अवार्ड। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी। बड़ौदा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। देवदत्त चंद इसके एमडी और सीईओ हैं। आगे बढ़ूं इससे पहले एक और जरूरी बात, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है। इस ई बुक को आप ले सकते हो, 5000 प्लस क्वेश्चन है इसमें, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप जो भी कंटेंट साल भर पढ़ते हैं, डेली, वीकली, मंथली या टॉपिक वाइज जो भी चीजें, सारा कुछ इसमें दिया गया है एक सिंगल ई बुक में। मतलब इसके बाद आपको कोई सा भी करंट अफेयर का ई बुक और बुक कहीं से भी नहीं लेना है। ये है ब्रह्मास्त्र, साल भर का 2025 का अगर कहीं से भी एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम की आप क्यों ना तैयारी कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन इसके बुक से बाहर से नहीं आएगा। इसीलिए साल में एक बार ब्रह्मास्त्र लॉन्च की जाती है। कुछ इस प्रकार से इसके ग्लिम्स हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट इसमें टेबल, चार्ट, ग्राफ, इन्फोग्राफिक्स और मैप ये सब यूज करके आपको दिया जाता है, और स्टैटिक जानकारियां भी रहती हैं। इसके अलावा प्रश्नोत्तर माध्यम में भी रहता है, तो ये आप ले सकते हैं ई बुक। मात्र 99 में इसका रेट है, और इसका रेट किसी भी ऑफर में कम नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के, चाहे आप आज लेंगे तब भी 99 में, एक महीने बाद लेंगे तब भी 99 में ही आपको मिलेगा। आज लोगे तो आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। MJT एजुकेशन ऐप पर ये आपको मिल जाएगी, या फिर आप व्हाट्सएप करके भी हमसे ये ई बुक UPI के माध्यम से भी ले सकते हो। इस ई बुक का एक अपडेट फ्री में दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि वो अपडेट आपका आएगा दिसंबर में। जो जो भी लोग लिए रहोगे उनको वो फ्री में दी जाएगी, ठीक है, जनवरी में। खैर, व्हाट्सएप चैनल भी आप हमारा ज्वाइन करके वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लोग की ये शिकायत आती है कि नोटिफिकेशन नहीं पता लग पाता। बहुत लोग को 10 बजे 12 बजे पता लगता है कि वीडियो आई है। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, जिससे आपको डेली का डेली मॉर्निंग में 6 बजे आपको वीडियो मिल जाया करे, ठीक है। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप, इसका खिताब जीत लिया है किसने जी? जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने जीता है, जर्मनी ने स्पेन को हरा करके जीता है। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप आयोजित कहाँ हुआ था? ये आयोजन हुआ था भारत में, और जर्मनी ने 8वीं बार रिकॉर्ड तौर पर ये विश्व कप जीत लिया है जूनियर का, ठीक है। जूनियर विश्व कप है हॉकी का, पुरुषों का। चेन्नई और मदुरै में भारत में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया गया। उप विजेता रहा स्पेन। FIH के द्वारा कराया जाता है, क्योंकि विश्व कप है भाई, तो फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का इसके द्वारा कराया ही जाना है। 1924 में FIH की स्थापना हुई थी, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, पुरुषों का हॉकी विश्व कप जो हुआ था अभी 2023 में हुआ था, उसको किसने जीता था? याद रखना, 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था, पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था, है ना। उसको जीता था किसने? किसने? नॉट अदर देन जर्मनी ने। जर्मनी ने उसको भी जीता था, ठीक है। 2023 का बेल्जियम को हरा करके इसने जीता था। भारत में आयोजन किया गया था राउरकेला में, उड़ीसा में। पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित की गई? तो पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप ये आयोजित की गई भारत में, या कहें कि की जाएगी। तो भारत में राष्ट्रमंडल का खो खो चैंपियनशिप हो रहा है। अब आप जानते हो कि राष्ट्रमंडल हो या कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक्स हो, इसमें हम लोग, या एशियन गेम हो, इसमें हम लोग बहुत तेजी से प्रयासरत हैं कि खो खो को एज ए गेम शामिल किया जाए। खो खो भारत की देन है, भारत का गेम है, और भारत इसमें इस गेम को ओलंपिक स्तर तक ले जाना चाहता है। तो अब जब इसका पहला कॉमनवेल्थ होने जा रहा है खो खो का स्पेशली, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, और इसका आयोजन भारत ही करेगा, क्योंकि भारत ही जननी है। तो 9 मार्च से 14 मार्च 2026 तक जब पहली बार खो खो का कॉमनवेल्थ होगा, तो वो भारत में ही आयोजित किया जाएगा। उम्मीद है कॉमनवेल्थ के 24 से ज़्यादा देश इसमें शामिल होंगे, और भी देश इसमें संख्या बढ़ सकती है। 16 पुरुष और 16 महिला टीम होंगी, और ये पहले खो खो विश्व कप की तरह ही दोनों कैटेगरी में एक साथ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो भारत मेजबानी करने जा रहा है खो खो कॉमनवेल्थ, ठीक है जी। अगला, गोल्डन ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार किस भारतीय अभिनेत्री को दिया गया? तो गोल्डन ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार ये दिया गया है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट आपको ये दिख रही हैं, ये गोल्डन ग्लोब्स का ये सम्मान पाएंगी। गोल्डन ग्लोब्स के द्वारा जो होराइजन अवार्ड दिया जाता है वो ये पाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन दोनों क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन ग्लोब दिया जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे ब्रिटेन का वाप्टा होता है, जैसे अमेरिका का एकेडमी अवार्ड होता है, यानी ऑस्कर जिसे कहते हैं, टीवी के लिए एमी अवार्ड वो लोग देते हैं। जैसे फ्रांस में कांस पुरस्कार होता है,
कांस अवार्ड होता है फिल्म फेस्टिवल, जैसे भारत में फिल्म फेयर हो गया और नेशनल अवार्ड हो गए, नेशनल फिल्म पुरस्कार हो गए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड हो गए। ऐसे ही गोल्डन ग्लोब भी एक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। ठीक है, तो फिल्म से जुड़े हुए, सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो नायक नायिका होते हैं या फिल्में होती हैं उनको दिया जाता है। तो इस बार ये दिया जाएगा। 1944 से ही गोल्डन ग्लोब दिया जाता रहा है प्रोफेशनल्स के लिए सिनेमा के क्षेत्रों में। इस बार होराइजन अवार्ड मिलेगा आलिया भट्ट को। ठीक, अगला, टाइम मैगजीन के द्वारा 2025 की बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो 2025 की बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड ये दिया जाएगा एजा विल्सन को। किसे? एजा विल्सन को। एजा विल्सन जो है ये एथलीट है और इनको 2025 का बेस्ट एथलीट चुना गया है टाइम्स के द्वारा, टाइम मैगजीन के द्वारा। टाइम मैगजीन बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही फेमस मैगजीन है अमेरिका की, तो उसके लिए उसने बेस्ट एथलीट इनको चुना है। ये अमेरिकी बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं। ठीक है, और WNBA में ऐतिहासिक प्रदर्शन करके ये अवार्ड जीती हैं। NBA हो, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, या WNBA के द्वारा जो भी इवेंट होते हैं उसमें इन्होंने एक ही सीजन में चैंपियनशिप, फाइनल, MPB लीग, MPB डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सब खिताब जीत चुके हैं। और इसी वजह से ये चर्चे में आई, और चर्चे में आई जब साल भर, तो फिर टाइम मैगजीन ने इनको एथलीट ऑफ द ईयर के लिस्ट में डाल दिया अपने मैगजीन के कवर पेज पर। WNBA मतलब विमेंस नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, महिलाओं वाला। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से महिलाओं के लिए बास्केटबॉल होता है। ठीक है, अगला, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो WCEF यानी कि वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, इसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है। अगेन भारत देखिए 2026 की ये मेजबानी का प्रस्ताव रखा और इसकी मेजबानी करेगा। ये चक्रीय मेजबानी में शरद ऋतु में अपना नंबर पाया है। चक्रीय मेजबानी मतलब कि साइकिलिंग होती है मेजबानी की 3-3, 4-4 महीने की, तो उस साइकिलिंग में अब जो सितंबर से नवंबर की मेजबानी होगी वो भारत को मिली है। ठीक है, बाकी अलग अलग मेजबानी अलग अलग चक्र के अनुसार अलग अलग देशों को मिलेगी। ये एक प्रकार के WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही समझ लो, एक प्रकार से उसी टाइप का एक संगठन है, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच, और इसी में अब भारत पाया है। नई दिल्ली में हो सकता है भारत मेजबानी करे, संभावित यही है, हालांकि कंफर्म अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो पहली बार होगा जब भारत ये एशिया में आयोजित किया जाएगा और भारत इसकी मेजबानी कर रहा होगा। भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और फिनलैंड की सितरा संस्था ये मिल करके इसका आयोजन करेंगे। WEF की अगर बात करें, वैसे ही चर्चे में आ गया है, तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलेग्नी स्विट्जरलैंड में है। कोलेग्नी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक और अध्यक्ष अब तक थे क्लाउस श्वाब, उन्होंने स्थापना की थी, अभी तक अध्यक्ष थे, लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अभी लैरी फिंक बन गए नए अध्यक्ष। ठीक है, लैरी फिंक का नाम याद रखना, लैरी फिंक, ये नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगला, BMW ग्रुप के नए CEO कौन नियुक्त किए गए? BMW जर्मनी की एक मशहूर कंपनी है, कार निर्माता है ये, और इसकी कंपनी के CEO बन गए हैं मिलान नेदेलकोविक। मिलान नेदेलकोविक ये नए CEO होंगे, ग्लोबल CEO होंगे। ठीक है, इंडिया के CEO नहीं, ये ग्लोबल BMW के CEO बनने जा रहे हैं। तो इन्होंने ओलिवर जिप्से की जगह लिया है, जो 2026 में अपना पद छोड़ेंगे, तो मई 2026 से ये बन जाएंगे। अभी नियुक्ति हुई है, अभी इनको पदभार ग्रहण नहीं कराया गया है, तो ये मई 2026 में जाकर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये BMW के प्रोडक्शन के चीफ अभी तक हुआ करते थे और आई फैक्ट्री रणनीति के लिए इनको जाना जाता है। खैर, हरदीप सिंह बरार जो हैं ये BMW इंडिया के हैं। BMW इंडिया के CEO पूछा जाएगा तो हरदीप सिंह बरार, BMW का ग्लोबल CEO पूछा जाएगा तो मिलान नेदेलकोविक। ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही नए ही अभी बनाए गए हैं। BMW की स्थापना 1916 में हुई थी, जर्मनी के म्यूनिख में। जर्मन कंपनी है ये, और ये जहाज़ों वगैरह के भी बहुत सारे पार्ट्स बनाता है। कार के अलावा भी इन्होंने बहुत सारे सेक्टर में अपना हाथ आजमाया है। खैर, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? तो यूनेस्को ने अभी इटली और मिस्र के राष्ट्रीय व्यंजन को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। इटली के संपूर्ण पाक कला या कुसिन नाम का है,
वो व्यंजन है इस सूची में शामिल है। दूसरा मिस्र का जो कोसारी है, कोसरी भी एक राष्ट्रीय व्यंजन है, इसको, इन दोनों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। अब इस लिस्ट में इटली एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसकी पूरी की पूरी पाक शैली को ही ये मान्यता मिली है। जितनी उसकी डिश है खाने वाली, पूरी की पूरी डिश की शैली को ही यहाँ पाक कला का वो मिल गया। आप बहुत सुने होंगे ना, इटालियन डिश है ना, इटालियन भोजन पसंद है वगैरह वगैरह सुनते हो। तो ये जो है इटली की संपूर्ण पाक कला को ही मिल गया है अमूर्त विरासत का यहाँ दर्जा। यूनेस्को के द्वारा घोषणा की गई है। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस में। और इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं खालिद अल एनानी। याद रखना, पुराने अध्यक्ष थे अंद्रे जोले, अंधेरे में उजाला, अब वो गए, अब खालिद अल एनानी आ गए हैं नए अध्यक्ष। यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा अगर आपको और बताऊं तो इसके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित की जाती है। भारत के 44 विरासत स्थल हैं, इनको मत भूलना कभी। भारत के आज के टाइम पर 44 ऐसे विरासत हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में हैं। इनमें से अभी 44वां कौन सा बना था? तो 44वां बना था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप या मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, 44 में अगर कभी कभी पूछा जाता है कितने सांस्कृतिक हैं और कितने जो हैं वो प्राकृतिक हैं और कितने जो हैं वो मिक्स कैटेगरी में हैं। तो सांस्कृतिक अगर पूछा जाएगा तो सांस्कृतिक कैटेगरी की आप बताना 36। ठीक है, 36, और 7 आप बता देना प्राकृतिक है। एक आप बता देना कि मिक्स कैटेगरी का है। मिक्स कैटेगरी वाला एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम वाला, तो वो मिक्स कैटेगरी का है। तो ये 3 पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, किस भारतीय आईएएस अधिकारी को यूएनईपी के द्वारा चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया? चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। ये यूएन का सर्वोच्च सम्मान है, सबसे बड़ा पुरस्कार। आप समझो कि पीएम मोदी भी ये अवार्ड पा चुके हैं। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति जो रहे हैं वर्तमान में, वो भी अवार्ड पा चुके हैं। तो इस बार का चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिल गया है किसे? सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू ने ये जीत लिया है। संयुक्त राष्ट्र का ये सर्वोच्च सम्मान है। पर्यावरण के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान करता है उसको मिलता है। आपको याद होगा 2017 में जब मिला था भारत के प्रधानमंत्री मोदी को और इमैनुअल मैक्रोन को संयुक्त रूप से, उनको इसलिए मिला था क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के आईएसए की स्थापना करवाई थी, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी थी। याद होगा ना, COP21 बहुत बार मैंने आपको बताया है, पेरिस में हुआ था COP21 का समझौता, और उसके तहत COP21 में जो आयोजन हुआ था उसी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस निकल करके आया था, जिसका गुरुग्राम में हरियाणा में भारत में हेडक्वार्टर है। तो भारत और फ्रांस की संयुक्त देन थी ये, वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन अर्थ वाला। तो उसकी वजह से 2017 में उन दोनों को मिला। इनको क्यों मिला है जी, आइए देखते हैं। इन्होंने तमिलनाडु में मिंदम मंजपाई यानी प्लास्टिक विरोधी अभियान एक चलाया, और इसकी वजह से नीलगिरी तरह संरक्षण जैसे कार्य काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, और उस वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। पर्यावरण के लिए कोई भी काम अच्छा करेगा तो मिलेगा अवार्ड। ठीक है, आप भी अच्छा करो, आप भी मिलेगा अवार्ड। सुप्रिया साहू को इंस्पेक्शन इन एक्शन श्रेणी में ये अवार्ड मिला हुआ है। ऑपरेशन ब्लू माउंटेन अभियान भी चलाया था इन्होंने, तो ये अभियान वगैरह को भी आपको याद रखना होगा। अब इसके अलावा देखिए, इन्होंने इसके कारण एक ही दिन में सबसे अधिक पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ था। तो आईएएस सुप्रिया साहू का नाम दर्ज हो गया चैंपियंस ऑफ अर्थ की अवार्ड की लिस्ट में। यूएनईपी अवार्ड देता है यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किसे शामिल किया गया, ये संभावित सूची में भी शामिल करने की बात की गई है, मतलब नॉमिनेट किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ठीक से सही नहीं है एक प्रकार से, लेकिन आप अभी जानकारी के लिए जान लो कि ये नॉमिनेट किया गया है भारत की तरफ से। ठीक है, उम्मीद है क्योंकि भारत ही आयोजन कर रहा है, उम्मीद है इसे भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, अभी तो मैंने आपको इटली और मिस्र वाला बताया ही। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। आज क्या बताना है? आज बताना है किस राज्य में भारत का दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किया गया। दूसरा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 23 और 24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसको प्रदान किया है? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी आंसर पता हो उसके बारे में डिटेल से आंसर लिखिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और ई बुक जाकर के परचेज कीजिए ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की, अगर आपने नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।